जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं शौकत अब्बास अस्करी लेक्चर की तरफ से। आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमारे पास किसी भी एलिमेंट में उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम नाम देते होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। यानी आपके पास वैलेंस शेल में, एटम के अंदर जो है ना, वैलेंस शेल में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है। जैसी बात एनर्जी देंगे तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा जो लूजली बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम बच्चे नाम देते होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई स्टैंड फॉर आयोनाइजेशन एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी। अब इसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है कि कैटायंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? बेसिकली हमारे पास एटम की अगर हम बात करें तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि उसमें मौजूद नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे देखें ना, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव करना है। रिमूव करने का मतलब, लेट्स सपोज मेरे राइट हैंड पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की तादाद अगर बराबर है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस पे पॉजिटिव वाला चार्ज जो है ना वो थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में मैंने यहाँ पे लिखा कि कैटायंस बनते होते हैं। फिर उसके बाद इसको जो है ना वो मेजर किस में किया जाता है? तो इसका जो वैसे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यहाँ पे वो हमारे पास वो यूनिट यूज होता है एनर्जी मेजर करने का, आयोनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो किलो जूल पर मोल होती है। अब हम अगर इसकी एग्जांपल लिखें यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की, जिस तरह हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट है लाइक सोडियम। अब सोडियम हमारे पास अगर बाय नेचर देखा जाए तो ये सॉलिड स्टेट में। अब एक सॉलिड स्टेट में, अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में कि हम यहाँ पे एटम को गैसियस स्टेट में ही क्यों लेते हैं। इसलिए बच्चे हम लेते हैं क्योंकि बाय नेचर अगर हम एटम की, सोडियम की बात करें तो ये मेटल है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो सॉलिड स्टेट में एक सोडियम के साथ बाकी सोडियम भी अटैच होते हैं। सो जो बाकी सोडियम अटैच होंगे, तो अब हम जब इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो सही तरह से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पहले गैसियस स्टेट में लेके आते हैं। यानी गैसियस, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें बच्चे, तो सॉलिड स्टेट वो होता है जहां पे पार्टिकल्स यानी एटम जो है वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। जब काफी ज्यादा क्लोज होंगे तो वहां पे हम इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं देख पाते। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम हीट अप करते हैं, जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये थोड़े से दूर हो जाते हैं। मजीद जब हम, यानी ये मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। अब जब इसको मजीद हम हीट अप करते हैं, इसको मजीद हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो अब हमारे पास जो एटम है, कोई भी एक एटम को देख लें तो वो इंडिविजुअल हो चुका है, आजाद हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर किसी भी टाइप का इफेक्ट देखेंगे तो हमें इसी का ही इफेक्ट नजर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम जो है या कोई भी हमारे पास एटम है वो गैसियस स्टेट में होता है। इस गैसियस स्टेट में अब हम एटम को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास यही न्यूट्रल एटम जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इस दौरान आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैग्नीशियम की मैं ले रहा हूँ। आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने क्यों ली है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, कैटायन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी। इस दौरान जो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यूज करनी पड़ती है वो 738 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी देंगे तो इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट इसके जो है ना वो ट्रेंड आ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पीरियड में कैसा ट्रेंड है, यानी आयन इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। और इसी तरह दूसरा हम ट्रेंड देखेंगे ग्रुप में। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट हमने क्या देखा है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में इंक्रीज होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटायंस, सॉरी, जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा।
जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूक्लियस की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। सो अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में बात करें तो पहले एलिमेंट की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसी हिसाब से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज था। अब जब लेफ्ट टू राइट दूसरे मेंबर की तरफ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ गया, तीसरे की तरफ जाते हैं तो मजीद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बल्कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। सो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बच्चे इंक्रीज हो जाती है। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट दिस increase is not regular। लेकिन ये जो इंक्रीज है बच्चे ये रेगुलर नहीं है, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास थर्ड ग्रुप मेंबर्स और फिफ्थ ग्रुप मेंबर जो हैं वो हमारे पास सेकंड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप मेंबर जो है ना ये थोड़ा सा एनॉर्मस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये कैसे इनका जो है ना वो थोड़ा सा एनॉर्मस बिहेवियर है। यानी थर्ड ग्रुप और सिक्स ग्रुप की हम बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड और सिक्स ग्रुप, थर्ड एंड सिक्स ग्रुप, तो वो आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी क्या वजह है। तो अब हमने जनरली क्या एक्सप्लेन किया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने की रीजंस क्या क्या है बच्चे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा, क्या एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। बच्चे एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे हम ये कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट, यानी नंबर ऑफ इनर शेल नहीं बढ़ रहे, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारा क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। अब इसी तरह हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन भी नहीं बढ़ रहे, न्यूक्लियर चार्ज शेल्स भी नहीं बढ़ रहे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएगा। इन वजूहात की बेस पे हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो जनरली इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है वाई थर्ड ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ए हैज लो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, देन सेकंड ए। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई सिक्स ग्रुप ए एलिमेंट्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी देन फिफ्थ ए। इसकी क्या रीजन है बच्चे, यानी हमारे पास जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उन, हालांकि लेफ्ट टू राइट हमने देखा इंक्रीज होती है, जब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सेकंड की एनर्जी कम होनी चाहिए, थर्ड की ज्यादा होनी चाहिए, और फिफ्थ की कम होनी चाहिए, और सिक्स की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थर्ड की कम है, सेकंड की ज्यादा है। रीजन क्या है बच्चे, आपने पढ़ा होगा कि जो भी एलिमेंट जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में उतनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड ए की, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो जिनके वैलेंस शेल में बच्चे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका बच्चे हमारे पास एस सब शेल जो है ना वो मुकम्मल तौर पे फिल होगा। और अगर थर्ड ए की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि इसमें एस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे फिल होगा, और पी ऑर्बिटल जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड हैं इनमें पी एक्स फिल पार्शली फिल होगा, पी वाई पी जेड जो है वो मुकम्मल तौर पे फिल नहीं होंगे। सेम इसी तरह फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो फिफ्थ ग्रुप वो एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास एस ऑर्बिटल मुकम्मल फिल, जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें पार्शली फिलिंग होती है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। सिक्स ग्रुप की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस मुकम्मल तौर पे फिल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो ये फिलिंग होती है हमारे पास। तो अब यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लेने लगा बच्चे,
कि पहले कोटेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं, फिर उसके बाद यहां पे इसका आंसर दूंगा। क्या है कि द मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स जितनी स्टेबल होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी बच्चे ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ही शेल के अंदर जितनी भी सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, या तो वो मुकम्मल तौर पे फेल होने चाहिए, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, या फिर पार्शियली फेल होने चाहिए। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे फेल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें पी वाई और पी जेड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बताया कि पार्शियली फेल होने चाहिए ऑर्बिटल्स जितने भी हैं एक ही सबशेल के अंदर, या फिर मुकम्मल तौर पे फेल होने चाहिए। तो ये मुकम्मल तौर पे फेल है, ये स्टेबल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ना ये पार्शियली फेल है या ना ये मुकम्मल फेल है। सो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसलिए उतनी ज्यादा होगी। आपने कहना है कि सेकंड ग्रुप ए एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है ना। तो आपने क्या कहना है कि सेकंड ग्रुप एलिमेंट की जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे अगर हम ग्राफ शो करें तो हमने वैसे ये देखा हुआ है ग्राफिकली कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो सेकंड की बच्चे हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो सेकंड की बच्चे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा और थर्ड की थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर इसी तरह फोर्थ की तरफ चले जाएंगे, फाइव की तरफ जब हम जाएंगे तो फाइव की ज्यादा होगी, तो सिक्स की हमारे पास मजीद कम हो जाएगी। यानी ये हमारे पास ये थर्ड ए एलिमेंट है और ये हमारे पास 6A एलिमेंट है और ये फिफ्थ है और हमारे पास ये सेकंड है। हमने क्या देखा कि सेकंड की कम, थर्ड की ज्यादा होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली, लेकिन रेगुलर नहीं होता है, नॉर्मस बिहेवियर होता है। बच्चे यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। अब हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये ट्रेंड था पीरियड में, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ट्रेंड है वो ग्रुप में है। ग्रुप वाला ट्रेंड स्टूडेंट्स आसान सा है। हमने ग्रुप में ये चीज पढ़ी हुई है कि लेफ्ट टू राइट जब हम बात करते हैं ग्रुप में, और टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते, जो भी ग्रुप हम ले लें किसी भी पीरियड का टॉप टू बॉटम, तो एक ही ग्रुप पीरियड के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वैसी नहीं रहती। जब अट्रैक्शन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होगा, लूजली बॉन्डेड होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, और रीजंस क्या क्या है वो मैं आगे जाके लिखता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली decreases from top to bottom। रीजंस क्या क्या है बच्चे, इसकी रीजंस में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास इसके कंपैरिजन में लिखेंगे इंक्रीजिंग न्यूक्लियर, यहां पे बच्चे चार्ज है, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है, लेकिन जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। दूसरा जो पॉइंट हमने यहां पे लिखा वो हमारे पास था शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। यहां पे चूंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इनर शेल भी साथ साथ बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इनर शेल के बढ़ने को शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का नाम देते होते हैं। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शेल्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। ये रीजंस हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब बच्चे आ जाए एग्जांपल की तरफ,
तो यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल मैंने लिया है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 496। जब हम मैंने मैग्नीशियम की एग्जांपल ली है तो मेरे पास ये